बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जकीर भाई, कैसे हो? ठीक हो? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं, कौन सा बोल रहे हैं? बस ठीक ठीक है। मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ भैया। मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। मेरी वाइफ यूरोपियन है, उसके काम करते हुए यहाँ 4 साल हो गए। तो वो ब्लू कार्ड है ना, ब्लू कार्ड वो अप्लाई कर सकती है या नहीं? और ये ब्लू कार्ड क्या चीज़ है वो मुझे टीवी पे बताओ ना। नहीं, आपकी वाइफ जो है वो यूरोपियन कौन सी कंट्री से हैं? पोलैंड से। जी जी। तो वो उनको हाँ, रेज उनको उनको 4 साल का खत्म हो गया उन, काम उन करते हुए। जी जी, देखें उनको 4 साल यहाँ पे हो गए। तो जब हाँ उनको 1 साल और गुजर जाता है, जब उनको हाँ 5 साल यहाँ पे हो जाते हैं और 5 साल से वो अपना यहाँ पे काम कर रही हैं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो वो जो रेजिडेंस कार्ड जिसे कहते हैं ना, वो ब्लू कार्ड जो होता है वो रेजिडेंस कार्ड ही होता है। तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए। तो वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब उनको 6 साल हो जाते हैं ना, यानी कि 1 साल और गुजर जाता है, तो फिर वो ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वो पहले 4 5 साल पहले अप्लाई नहीं कर सकती ब्लू कार्ड? जब उनको 4 साल नहीं, 5 साल जब यहाँ पे हो जाती हैं, तो तब वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस के लिए, हालांकि यूरोपियन किसी भी यूरोपियन को ज़रूरत नहीं है कि वो अप्लाई करे, क्योंकि वो बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शन के यहाँ पे रह सकता है। लेकिन अगर वो चाहें, जब उनको 5 साल यहाँ पे हो जाते हैं और ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करते हुए, तो फिर वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आम लफ्ज़ों में इंडेफिनिट लीव भी कहा जाता है। और वो मैं उसके डिपेंडेंट हूँ, तो मेरा 5 साल हो जाएगा तो मुझे वो लाइफ इन्श्योरेंस देनी पड़ेगी या मुझे परमानेंट रेसिडेंट 5 साल के बाद ऐसे ही मिल जाएगी? जी एग्जाम एग्जाम कुछ देनी पड़ेगी? नहीं, आपको लाइफ इन द यूके करने की ज़रूरत नहीं है परमानेंट रेजिडेंस के लिए। जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर ज़रूरी है हर एक के लिए। हाँ। लेकिन आपको यूरोपियन डिपेंडेंट के तौर पे, जब आपको भी यहाँ पे 5 साल हो जाते हैं, तो आप भी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लाइफ इन द यूके या इंग्लिश के टेस्ट की रिक्वायरमेंट आप पे लागू नहीं होती। बहुत थैंक्स भैया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। 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 जी 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 हेलो। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, और क्या सवाल है आपका, कौन बोल रही हैं? जी मैंने आपसे पूछना था कि जिस अब ईयू रेफरेंडम हुए हैं, तो इसमें जो हम असाइलम सीकर्स हैं हमारे ऊपर, इसमें कोई मतलब इफेक्ट पड़ेगा? जैसे मैं हूँ सिंगल मम हूँ 3 बच्चों के साथ, मेरा एक बच्चा यहाँ बार्न हुआ है। मुझे तकरीबन अब यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए हैं। और मैंने अभी लास्ट ईयर जो अक्टूबर में अपना फ्रेश एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन अभी तक मेरा कोई जवाब नहीं आया। तो इसमें मतलब हम लोगों के ऊपर क्या इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा कोई? देखिए, रिफ्यूजीज़ जो होते हैं यूएन कन्वेंशन के तहत, तो ऑब्वियसली उन पे तो किसी किस्म का इफ़ेक्ट इस रेफरेंडम का नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर ईयू से बाहर निकलते हैं यूके, तो फिर डिपेंड करता है कि किस किस्म के ट्रीटीज़ होती हैं। क्या अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, यानी कि बहुत जल्दी है कि कुछ कहा जाए। ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन मेरा अपने ख्याल में कोई ज़्यादा जिस तरह आपने अपनी पोजीशन बताई है, तो आपकी सिचुएशन में कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे आप पर होती हुई नज़र नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपको। एक आपसे सर एक और सवाल है मेरे से। लास्ट ईयर मैंने अपना डाला है फ्रेश एप्लीकेशन, और अब ये जुलाई आ गया है, अभी तक कोई इसका मतलब जून है, जुलाई आने वाला है, कोई अभी तक जवाब नहीं आया। तो मतलब हम स्टिल ऐसे ही वेट करते रहेंगे? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों की एज क्या है? बड़ा बेटा जो सा है मेरा वो 12 साल का है, बेटी मेरी 8 साल की, और छोटा बेटा जो सा है वो सितंबर में 4 साल का हो जाएगा। और आपको यहाँ पे रहते हुए कितना, 4 साल हो गए? 4 साल हो गए जी। जी। और ये लास्ट ईयर आपकी असाइलम आपका केस रिफ्यूज़ हुआ था ना? फ्रेश एप्लीकेशन जी डाली है। अच्छा, तो फिर आपने लास्ट ईयर फ्रेश एप्लीकेशन डाली है? जी जी। मेरे हिसाब से तो देखें, आपको ज़्यादा इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पे अगर आपका केस रिफ्यूज़ हुआ है और आपके यहाँ पे बच्चे भी हैं, तो जितना टाइम ज़्यादा जो लग रहा है वो आपके फेवर में ही जा रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि आपका केस क्यों रिफ्यूज़ हुआ, क्या उसमें पॉइंट्स थे और कितना आपका स्ट्रॉन्ग केस है। वो तो आपका जो वकील है या कोई डॉक्यूमेंट्स को देख के ही बता सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं अभी टीवी पे आपसे जनरली बात कर सकता हूँ, तो आम तौर पे अगर जो केस रिफ्यूज़ हो
और अगर किसी के बच्चे भी हों, ये जो आपके बच्चे हैं यहाँ पे जो आपका टाइम जितना गुजर रहा है जितना एक्स्ट्रा, उससे आपकी ह्यूमन राइट्स की जो एप्लीकेशन है या आपके जो आर्टिकल 8 राइट्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल आपका? जी सर, मुझे जस्ट ये पूछना था, प्लीज जरा मेरे क्वेश्चन सुन लीजिएगा। बड़ा लंबा केस है मेरा। अच्छा। मैंने जुलाई 2012 में मैंने अप्लाई किया था अपना डिपेंडेंट स्पाउस वीजा, ठीक है। और हर दफा जो है वो तीन दफा मेरा केस जो है वो रिफ्यूज हो चुका है। हस्बैंड की सैलरी बनती है 18,600, बट हर वक्त वो किसी न किसी पेपर से सेटिस्फाई नहीं होते, जिसकी वजह से वो मेरा केस रिफ्यूज कर देती हैं। 3 दफा रिफ्यूज हो गया। अब की बार मैंने डायरेक्ट काउंटर पे जाके अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे 2 हफ्ते के बाद डिसीजन दिया कि मेरा बेबी भी हो गया था इस दौरान, तो मैंने अपने बच्चे का पासपोर्ट लगा के अप्लाई किया। तो फिर उन्होंने ये रिफ्यूज कर दिया जी कि आप पीछे जाएं, अपने कंट्री में जाएं और आप उधर जाके सेट हों, और आपका बच्चा अभी इतना छोटा है कि अभी तो उसकी स्टडी भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जी मतलब मेरा बच्चा जो है वो स्कूल जाता है तो इसलिए उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो अभी तो उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होनी है, तो बेटर है कि आप पीछे जाएं आप अपने हस्बैंड को लेकर। तो अब जो है उन्होंने मेरा दिसंबर में फिर मेरा रिफ्यूज कर दिया 3री दफा भी। हालांकि वो मानते भी हैं कि आपकी सैलरी बनती है, बट वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, जो आई डोंट नो व्हाई। तो अब उसमें दिसंबर में उन्होंने मेरा लास्ट रिफ्यूजल भेजा, दिसंबर 2015 में। अब कितने 6-7 महीने हो गए और अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जब मैंने अपने लॉयर से कांटेक्ट किया तो वो बोल रहे हैं कि कोई बैकलॉग है उनकी तरफ से, कुछ शफलिंग हो रही है उनके स्टाफ की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस वजह से वो और 5-6 महीने फर्दर ले सकते हैं कि वो आपको हियरिंग की डेट के लिए। तो वो मुझे प्लीज गाइड करें कि वो मुझे रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं और उन्होंने CT 600 वो P60 जो भी था वो सब लगाया, और उसमें बाकायदा टैक्स डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है कि इस बंदे की सैलरी जो है वो 22,000 समथिंग बनती है। बट वो कहते हैं जी कि ये चूंकि ये खुद से एंट्रियां करते हैं और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं जी देखें, तो अब वकील जो है जी आपका भी सवाल आपका सवाल बेसिकली क्या है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि वो अब मुझे किस तरह से वो वीजा मिलेगा, या दिसंबर में मेरा लास्ट रिफ्यूजल आया और हर चीज हमने उनको प्रोवाइड की है, अभी और दिसंबर में मेरे वकील कह रहे हैं कि जी वो बैकलॉग कुछ मतलब शफलिंग हो रही है इस वजह से, वरना कभी भी मेरी जब पहले 3 दफा रिफ्यूज हुआ तो मुझे 2 महीने के अंदर अंदर डेट आ जाती थी हियरिंग की। अब मुझे 6-7 महीने हो गए हैं और कोर्ट की तरफ से मुझे हियरिंग के लिए कोई लेटर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मेरा केस जो है वो कोर्ट में है, बिकॉज इमिग्रेशन ने मेरा वो रिफ्यूज कर दिया। देखें, उन्होंने अब की बार भी रिफ्यूज कर दिया। जी देखें, बात यह है क्यों आपको रिफ्यूज किया, वो तो जब तक कि आपका वो रिफ्यूजल देखा ना जाए कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपके हस्बैंड ने नहीं सब। देखें, होता ही है कि जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि चले अगर कि 18,600 मिनिमम, ठीक है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए फिर मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और वो कानून में लिखी हुई है, यानी कि होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट में कि ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो खाली उसने अगर फॉर एग्जांपल अगर टैक्स इतना पे किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी अर्निंग इतनी है, और भी ये सारी 7 मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉयड है तो उसकी मुख्तलिफ चीज़ें वो लिखी हुई हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। कोई कंपनी है और वो सोल उसमें डायरेक्टर है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि क्यों आपके हस्बैंड को, जब आप ये कह रही हैं कि रिक्वायरमेंट वो अर्निंग उनकी है लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मुझे जो ये लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है होम ऑफिस की वो आपके हस्बैंड उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे, और वो कोई ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है, सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपके अगर वकील हैं तो उन्होंने आपको गाइड किया होगा कि जी अगर आपके हस्बैंड की इतनी अर्निंग है तो ये चीज़ें चाहिए, वो दे दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अब वो रिफ्यूज़ हो गया, और अगर अब रिफ्यूज़ हो गया, अब आपका बच्चा भी है, मेरे हिसाब से तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाना चाहिए। जब अर्निंग का भी मसला नहीं है, बच्चा भी है, लेकिन टाइम की जहाँ तक बात है ना, जो अपील पे जो आप कह रही हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल जो इन कंट्री अपील्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तकरीबन साल का कम से कम टाइम लग रहा है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सुना ये भी जा रहा है कि जजेस वगैरह काफ़ी कट डाउन किए हैं, इमिग्रेशन जजेस, उस वजह से भी कोर्ट्स में जो है वो बर्डन जो है वो बढ़ा है। बहरहाल आपको अगर दिसंबर में भी आपने अपनी अपील की है तो फ़िलहाल तो वेट ही करना पड़ेगा।
और ये बिल्कुल ये सही बात है कि आजकल ज़्यादा टाइम लग रहा है अपील पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल? मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि मैं यूरोपियन नेशनल हूँ और मेरे बच्चों के पास पाकिस्तानी नेशनलिटी थी और इनको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल गए हैं इसी साल। जी। तो ये मैं पूछना था कि अगर EU का ये जो रेफरेंडम है उसका कोई इन बच्चों पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और दूसरा ये है कि अगर मैं नेशनलिटी चेंज करना चाहूँ तो मैं पहले इंडेफिनेट लूँ या कि डायरेक्ट चेंज करा सकता हूँ? ये मेरे दो सवाल हैं। देखें मैं टीवी पे सुनता हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन एक सेकंड आप जाइएगा नहीं किधर। हेलो जी। हेलो। आप को यहाँ पे कितना अर्सा हो गया रहते हुए? मुझे 8 साल हो गए हैं। और 8 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी। तो आप उसी बेस पे मेरे बच्चों को इंडेफिनेट भी इसी साल मिल गया। हाँ, तो फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। जहाँ तक जो रेफरेंडम से बाहर निकलने, वो मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी जैसे कहा था कि अगर यूके ने रेफरेंडम में ऑब्वियसली वोट इस बात को दिया कि यहाँ से EU से निकलना चाहिए, लेकिन अभी ये एक प्रोसेस है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि थर्सडे को रेफरेंडम में फैसला हुआ है तो अब यूके बाहर निकल गया, ऐसी बात नहीं है। यूके अभी भी यूरोपियन यूनियन में शामिल है। अभी आपके वही राइट्स हैं, वही चीज़ें उसी तरह एग्जैक्टली चल रही हैं जिस तरह के थर्सडे से पहले थी। नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये जो इंडेफिनेट होता है वो तो उन पे तो कोई नहीं ना इसका असर होगा, क्योंकि वो तो अब बिल्कुल जो उनको परमानेंट, जी बिल्कुल उनको पे भी अफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल मेरे नहीं ख्याल कि उनको किसी किस्म का फर्क पड़ेगा। जो इंडेफिनेट जिनको नहीं भी मिला हुआ जो कि यूरोपियन डिपेंडेंट्स हैं, उनको भी मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इन्होंने कोई अरेंजमेंट की तो ऐसी ही अरेंजमेंट होगी, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। लेकिन बिल्कुल आपकी सही बात है, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ेगा। तो पासपोर्ट मेरी जो नेशनलिटी है मुझे पहले इंडेफिनेट लेना पड़ेगा या मैं वैसे स्विच क्यों कर सकता हूं? आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है पहले आप सर्टिफाई कर दें एज परमानेंट रेजिडेंट। आपको जब मिल जाता है तो फिर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। यस, I want to talk with Mr. Zakir Khan. Yes, you are through. I'm Zakir Khan. How can I help you? सर मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने यूरोप, मेरे पास स्पाउस वीजा है और मैंने यूरोप जाना है। जी। तो इसके लिए मुझे वीजे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? सर काइंडली प्लीज मुझे इसके बारे में बता दीजिए। देखिए ये तो जी बिल्कुल आप रख लें। ये जिस मुल्क में आपने जाना है, यूरोप के जिस मुल्क में जाना है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे वीज़े की रिक्वायरमेंट उनकी क्या है। आप अगर टीवी पे सुन रहे हैं तो अगर आपके पास स्पाउस वीज़ा है यहाँ का, यूके का, तो आप जिस यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का आम तौर पे आपको वीज़ा लेना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो मैंने जो लाइव शो आ रहा है मिस्टर बिल्कुल बिल्कुल मैं पूछना है। बोलिए, मैं बात कर रहा हूँ जी। जी मुझे पूछना है कि वो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है कि मेरी बहन ने जो बीमार है ना, तो बीमार थी, उसको कैंसर हुआ था। तो फिर मेरी अम्मी 16 साल से यहाँ पर आ रही थी, तो उन्होंने फिर अप्लाई किया था कि उन्होंने 64 इयर्स की हो जाएंगी तो वो उनको स्पॉन्सर कर सकती हैं कि वो यहीं पे ही रहें, क्योंकि वहाँ पर कोई है नहीं था पाकिस्तान में। अच्छा। तो खाली एक भाई था, स्टेप ब्रदर था, तो जिसके पास वो ज्यादा देर नहीं रह सकती थी। तो मेरे भाई ने और बहन ने भी वो अप्लाई किया उनके लिए कि यहाँ पर ही रहें, तो फिर वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो फिर उसके बाद वो एक भतीजा है मेरी अम्मी का, वो जो यूरोपियन यूनियन में था, तो फिर वो भी यहीं पे यहाँ पर ही काम उसने यहीं पे काम कर रहा है, यूके में आ गया था। तो फिर उसने भी अप्लाई किया कि भी वो अभी करना है उन्होंने, लाइक वो कल करेंगे। तो अप्लाई किया कि भाई वो इनको लुक आफ्टर कर लेगा, तो इनको यहीं पे रहने का ना वो राइट दिया जाए। तो फिर भी वो स्टिल परेशान हो रही थी कि ये जो फैसला हुआ है, तो पता नहीं उन्होंने मम्मी को रिफ्यूज क्यों किया है, ये परेशानी थी। फिर दूसरी ये परेशानी है कि अब ये भी अप्लाई करेंगे तो पता नहीं वो क्या मतलब उनका आंसर होगा। तो ये जो ना, ये मेरा देखें बात ये है कि पहले जो एक उनको आपने बताया कि वो रिफ्यूज़ कर चुके हैं, फिर आप कह रही हैं पता नहीं उनको रिफ्यूज़ क्यों किया।
तो जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया होम ऑफिस ने या जब आपकी अम्मी की एप्लीकेशन को, तो उसमें उन्होंने रीज़न भी दिया होगा कि क्यों उन्होंने रिफ्यूज़ किया। क्योंकि जब भी कोई वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी कानूनन रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होती हैं। अगर आप वो पूरा करते हैं तो तब वीज़ा आपको मिलता है। तो इसी तरह होम ऑफिस ने अगर आपकी अम्मी को पहले एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ की है तो उसका उन्होंने ज़िक्र किया होगा, बताया होगा, रीज़न्स दिए होंगे रिफ्यूज़ल में कि क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक अभी जो आप बता रही हैं कि आपके कज़न जो हैं यूरोपियन हैं, तो अब जो फ़ैसला हुआ है रेफरेंडम में तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ेगा उसका। देखें, उस फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली वही है जो थर्सडे को रेफरेंडम था। रेफरेंडम से पहले जो सिचुएशन थी, अभी भी यूके जो है वो पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है। वही कानून जो थर्सडे से पहले लागू होते थे वो अब भी हैं। तो अगर आपके कज़न जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं आपकी अम्मी को बुलाने के लिए और वो प्रूव कर देते हैं कि जी वो उन पर डिपेंडेंट हैं, तो वही उनको वो कानून लागू होगा। अभी फ़िलहाल यूके जो है वो EU का हिस्सा है और चंद साल लगेंगे, अगर यूके ने निकलना हुआ तो चंद साल मेरे हिसाब से लगेंगे कि उसमें से निकल सके। तो अभी आपको इस हवाले से कोई डरने की बात नहीं है, वही कानून है जो कि जुमेरात से रेफरेंडम से पहले का था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक और वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाज़िर होते हैं।